हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 15 हमारा पर्यावरण। तो इस पाठ के पिछले भागों में हमने समझा था कि पर्यावरण क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसमें कौन कौन से संगठक होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी समझा था कि मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा किस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो गया है, ओजोन परत का अपक्षय किस प्रकार से हो रहा है, इसी के साथ साथ अपशिष्ट कचरे के निपटान की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। तो इन सब समस्याओं के बारे में हमने चर्चा की थी और इस पाठ को हमने पिछले भाग में कंप्लीट कर लिया था। अब इस भाग में करेंगे हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो जल्दी से आप अपने कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमें दिया गया है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिए हमें घास, पुष्प तथा चमड़ा। इसके अलावा घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, और आखिरी विकल्प दिया है केक, लकड़ी एवं घास। तो यहाँ पर देखिए एक से अधिक विकल्प सही है। हम देख सकते हैं कि घास, पुष्प और चमड़ा ये भी क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। इसके अलावा फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस ये सब भी क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। केक, लकड़ी एवं घास, इसमें विकल्प अ, स और द तीनों ही इस प्रश्न में सही विकल्प हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज ये पूछा है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो देखिए विकल्प दिए हैं हमें घास, गेहूं तथा आम। तो आहार श्रृंखला में हमने समझा था कि यहाँ पर क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। तो देखिए क्या घास, गेहूं और आम ये एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर है? नहीं है, तो ये खाद्य श्रृंखला नहीं है। इसके अलावा है घास, बकरी तथा मानव। आगे दिया हमें बकरी, गाय तथा हाथी। तो ये सभी क्या है, शाकाहारी जीव हैं और एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर नहीं है। आगे दिया है घास, मछली तथा बकरी। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि आहार श्रृंखला का निर्माण कौन से विकल्प में हो रहा है, ब विकल्प में, घास, बकरी और मानव। बकरी घास को खाएगी और मानव इस बकरी को खा सकता है, क्योंकि मानव क्या है, सर्वाहारी है, शाकाहारी पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करता है और मांस भी खाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे पूछा है निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो विकल्प दिए गए हैं बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। तो ये भी क्या है, पर्यावरण के मित्र व्यवहार है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं, प्लास्टिक की थैली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आगे पूछा है कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, बिजली की बचत कर रहे हैं। आगे है माँ के द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। हम स्कूटर से नहीं जा रहे हैं बल्कि पैदल विद्यालय तक जा रहे हैं। और लास्ट विकल्प दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी विकल्प क्या हैं, पर्यावरण मित्र व्यवहार है। इन सभी में हम पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे पूछा है क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो खाद्य श्रृंखला है उसके अंदर अलग अलग स्तर पर क्या है, पोषी स्तर है और ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो हमें यहाँ पर कहा गया है कि यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो क्या होगा कि जो अगला पोषी स्तर है उसे पोषण उपलब्ध नहीं हो पाएगा, भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाएगी, वो नष्ट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि अगर हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार देते हैं तो अगले पोषी स्तर पर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह बंद हो जाएगा। हमने ये भी देखा था कि ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह भी यहाँ पर रुक जाएगा। इस पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर के जीवों के लिए निर्वाह करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिल पाएगा। और जबकि जो निचला पोषी स्तर है उसके जीव आबादी में भारी वृद्धि प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि हम उनको समाप्त करने वाला, उनको भक्षण करने वाला जो पोषी स्तर है वही हमने समाप्त कर दिया है। तो जो निचले पोषी स्तर के जीव हैं वो अपनी संख्या में अधिक वृद्धि करेंगे। तो दोनों ही स्थितियों में क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। जो पारिस्थितिकी संतुलन बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा यदि हम किसी एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। तो इसीलिए सभी पोषी स्तर पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा है क्या किसी पोषी स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषी स्तरों के लिए अलग अलग होगा।
आगे पूछा है हमें, क्या किसी पोषक स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? तो ऐसा संभव नहीं है। जब भी हम किसी पोषक स्तर के सभी जीवों को नष्ट करेंगे तो पारितंत्र तो उससे प्रभावित होगा ही। और देखिए यहाँ पर पूछा है कि क्या किसी पोषक स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषक स्तरों के लिए अलग अलग होगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि इनका प्रभाव जो है अलग अलग पोषक स्तरों पर अलग अलग होगा। क्यों होगा देखते हैं। हाँ, एक पोषक स्तर की सभी जीवों को हटाने का प्रभाव अलग अलग पोषक स्तरों के लिए अलग अलग होगा। यदि मान लीजिए हमने उत्पादकों को समाप्त कर दिया है तो जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा और या तो वे मर जाएंगे या फिर वे दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाएंगे। और यदि प्राथमिक उपभोक्ता वहां से समाप्त हो गए तो जो द्वितीय उपभोक्ता है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो हर पोषक स्तर पर इसका अलग अलग प्रभाव दिखाई देगा। देखिए, यदि सभी उत्पादक समाप्त कर दिए जाएं तो यह पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ताओं की मौत या प्रवास का कारण बन जाएगा। और क्या होगा, इसका अगले पोषक स्तर पर भी प्रभाव पड़ेगा। जब उत्पादकों की अनुपस्थिति होगी तो जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनके बाद के स्तर पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी भोजन की उपलब्धता नहीं हो पाएगी। लेकिन यदि मान लीजिए हमने क्या किया है, प्राथमिक उपभोक्ताओं को हटा दिया है, अब हमने पोषक स्तर बदल दिया है। पहले हम उत्पादक को हटा रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं को हटा रहे हैं। तो क्या होगा, जो उच्च पोषक स्तर के जीव हैं वो मर जाएंगे क्योंकि उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जो मांसाहारी जीव हैं उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जबकि जो निम्न स्तर के उत्पादक हैं उनमें क्या होगा, पर्यावरण की वाहक क्षमता से अधिक वृद्धि हो जाएगी। जब हमने प्राथमिक उपभोक्ताओं को नष्ट कर दिया है तो ये प्राथमिक उपभोक्ता क्या कर रहे थे, उत्पादकों को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे थे। तो अब वो ही नहीं बचे तो उत्पादक अपनी संख्या में बहुत अधिक वृद्धि करते हैं। पेड़ पौधों की संख्या में पर्यावरण की वाहक क्षमता से भी अधिक वृद्धि हो जाती है। क्योंकि जीवों की सभी श्रेणियां खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जुड़ी हुई है, तो इसीलिए एक पोषक स्तर में सभी जीवों को हटाने से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होता है, क्योंकि सभी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई है। और यदि हम एक पोषक स्तर से किसी जीव को हटा देंगे तो आगे की जो श्रृंखला है वो भी इससे प्रभावित होगी और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही इससे प्रभावित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे पूछा है, जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न होगा? तो देखिए, हमने पढ़ा था कि जो अजैव निम्नीकृत पदार्थ हैं ये खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट हो जाते हैं और खाद्य श्रृंखला के अगले स्तरों पर इनका संचय होता रहता है। और क्योंकि मनुष्य किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्षस्थ होता है तो उसके अंदर इन पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसे हम जैव आवर्धन, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि खाद्य श्रृंखला में अजैव निम्नीकृत पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहा जाता है। हर स्तर पर इन पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, जैविक आवर्धन कहते हैं। देखिए, विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग करने से ये रसायन बहकर मिट्टी अथवा जल स्रोत में चले जाते हैं। जब हम इन रसायनों का छिड़काव अपने खेतों में कर रहे हैं, फसलों पर कर रहे हैं, तो ये वर्षा के जल के साथ बहकर मिट्टी में या जल स्रोतों में चले जाते हैं और वहां से ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, पौधों और जंतुओं के माध्यम से ये आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और अजैव निम्नीकृत होने के कारण यह प्रत्येक पोषक स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं, अगले पोषक स्तर में चले जाते हैं और संग्रहित होते जाते हैं। आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ होने के कारण ये रसायन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे ही हम बायो मैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन का प्रभाव प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि ये अलग अलग स्तरों पर अलग अलग मात्रा में संचित होते हैं, तो इसका प्रभाव भी हर स्तर पर अलग अलग होता है। इसका प्रभाव निचले स्तरों पर कम तथा ऊपरी स्तर पर अधिक होता है, क्योंकि ये ऊपरी स्तर पर अधिक मात्रा में संचित होते हैं, इनकी सांद्रता बढ़ जाती है, इसलिए जो खाद्य श्रृंखला के ऊपरी स्तर है उस पर इसका प्रभाव अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे पूछा है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो देखिए, जो अजैव निम्नीकरणकृत पदार्थ हैं इनका प्राकृतिक रूप से अपघटन नहीं होता है, सूक्ष्मजीव इनका अपघटन नहीं कर पाते हैं और ये पर्यावरण में अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि जो अजैव निम्नीकरणीय कचरे को सरल पदार्थों में अपघटित नहीं किया जा सकता है। घातक रसायन तथा कीटनाशकों जैसे अजैव निम्नीकरणीय कचरे में से कुछ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं और ऊपरी पोषक स्तरों में इनकी मात्रा बढ़ती जाती है, जैव आवर्धन इनका होता जाता है।
इसके अलावा ये मिट्टी के प्राकृतिक लवणीय संतुलन को बदलकर मिट्टी की उर्वरता को भी कम करते हैं। तो इस तरह पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा और क्या क्या नुकसान है इससे? ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय हैं और लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण के जीवों को हानि पहुंचाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण ये फैलाते हैं। इसके अलावा ये भूमि, जल तथा वायु प्रदूषण के मुख्य कारक होते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती है। तो जो ये अजैव निम्नीकृत कचरा है, इससे हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो क्या इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? हमने जब इस पाठ को पढ़ा था तो हमने बात की थी जैव निम्नीकृत कचरे की और अजैव निम्नीकृत कचरे की। तो उसमें हमने समझा था कि जो जैव निम्नीकृत कचरा है, इसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न पूछा है कि यदि मान लीजिए हम जो भी कचरा उत्पादित कर रहे हैं वो सभी जैव निम्नीकृत हो तो क्या पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, इसका भी प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा, क्योंकि यदि हम अधिक मात्रा में जैव निम्नीकृत कचरा उत्पन्न करेंगे तो सूक्ष्म जीव इसका इतनी अधिक मात्रा में विघटन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। तो ये जो कचरा है वो भी बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकृत हो तो भी इसका हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जो जैव निम्नीकृत कचरा है इसका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा धीमी गति से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गंध और हानिकारक गैसों की उत्पत्ति होती है। तो यदि सारा ही कचरा जैव अपघटनीय होगा तो चारों तरफ बहुत अधिक मात्रा में गंध और हानिकारक गैसें फैल जाएगी। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? देखिए, ये जो अपशिष्ट पदार्थ हैं ये कुछ हानिकारक जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं, जो जंतुओं, पौधों और मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे जीवाणु, कवक आदि इनके आश्रय स्थल होते हैं। तो इसी कारण से ये बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा अपघटन की प्रक्रिया बहुत धीमी होने के कारण यह कचरा अधिक मात्रा में एकत्र होकर प्रदूषण फैलाता है, क्योंकि इनका अपघटन बहुत धीरे धीरे होगा तो ये बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है और प्रदूषण फैलाता है। तो इस तरह से जो जैव अपघटनीय कचरा है वो भी हमारे लिए हानिकारक है, वो भी पर्यावरण के लिए प्रतिकूल प्रभाव दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो देखिए, हम जानते हैं कि जो ओजोन परत है ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो देखिए, क्या लिखेंगे इसमें हम कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है और मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा और भी त्वचा के रोग जैसे कि खुजली, एलर्जी आदि उत्पन्न करते हैं। लेकिन मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा इस ओजोन परत को अत्यधिक क्षति पहुंची है और इस ओजोन परत का अपक्षय हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे लिए क्या कर रही है? सुरक्षा कवच का कार्य कर रही है। और यदि हमने इस सुरक्षा कवच को नष्ट कर दिया तो ये जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं ये पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। तो इसको कम करने के लिए, ओजोन परत के अपक्षय को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, इस क्षति को सीमित करने के लिए 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि अलग अलग देश मिलकर अपने जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन है उसे कम करने का प्रयास करेंगे। सीएफसी के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए विभिन्न देशों ने मिलकर सीएफसी के उत्पादन को कम करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इन्होंने ये प्रण किया कि सभी देश मिलकर अपने द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों का उत्सर्जन है, उसे कम करने का प्रयास करेंगे ताकि इस ओजोन परत के अपक्षय में कमी लाई जा सके। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो इसी के साथ साथ हमारे ये पाठ भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।